हर किसी ने स्प्लिट अरेंजमेंट को अपने अपने तरीके से अपोज किया। हर कोई यही चाहता था कि दिल्ली पुलिस सेंट्रल के अंडर में ना रहकर राज के अंडर में रहकर काम करे। स्प्लिट अरेंजमेंट को खत्म करने की मांग इतनी बढ़ गई थी कि कांग्रेस, भाजपा और आप यानी तीनों पार्टियों ने इसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी की आतिशी मार्लेना ने अपना स्टेटमेंट देते हुए कहा, जबकि आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव कांग्रेस और भाजपा के इस राजनीतिक खोखलेपन को क्रिटिसाइज करते हैं। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। उनका मानना था कि कांग्रेस ने 10 वर्षों तक दिल्ली पर राज किया, चाहे वो राज्य सरकार में हो या फिर केंद्र सरकार में। फिर भी उन्होंने इस स्प्लिट अरेंजमेंट को हटाने की बात अपने मैनिफेस्टो में लिखी है। उन्हें तो ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था। इस बारे में योगेंद्र यादव का कहना है, आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले मैनिफेस्टो में दिल्ली पुलिस का मुद्दा उठाया था। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे के लिए संघर्ष करने को तैयार है। योगेंद्र यादव की तरह आतिशी मार्लेना का भी कुछ ऐसा ही रवैया था। उन्होंने भी मुद्दे पर बेबाकी से कहा, लेकिन जब यह संघर्ष फाइनली शुरू हुआ तो अरविंद केजरीवाल ने इसे ये मुद्दा नहीं बनाया कि दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है या किसको नहीं। अरविंद केजरीवाल ने यह मुद्दा उठाया कि दिल्ली पुलिस पिछले 8 दिनों में 3 मामलों में अपनी पुलिसिंग जिम्मेदारियों में नाकाम रही। इसके तहत अरविंद केजरीवाल ने 19 जनवरी 2014 को यानी 3 SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन के प्रमुख और 2 SP के सस्पेंशन या कम से कम ट्रांसफर की मांग की। जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसी कार्रवाई नहीं की तो अरविंद केजरीवाल ने अगले दिन महिला सुरक्षा के लिए अपने मंत्रियों और MLA के साथ उस वक्त के केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के ऑफिस के बाहर टोकन प्रोटेस्ट की घोषणा की। एक ट्वीट में उन्होंने अपने समर्थकों और जनता से ये कहा कि वो इसे धरने की तरह न लें और ना ही भीड़ लगाएं, क्योंकि 26 जनवरी 2014 यानी गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां आसपास हो रही थी। अगले दिन यानी सोमवार की सुबह सब कुछ उलट-पुलट हो गया। पहले अरविंद केजरीवाल ने होम मिनिस्ट्री के एक्शन के लिए 11 बजे की डेडलाइन तय की और होम मिनिस्ट्री ने एक्शन नहीं लिया तो इसके बाद वो उनके MLA नॉर्थ ब्लॉक की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अरविंद केजरीवाल की बात नहीं मानी तो अरविंद केजरीवाल ने अपने वादे के तहत नॉर्थ ब्लॉक की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। उन्हें दिल्ली पुलिस ने रेल भवन के पास रोका। फिर अरविंद केजरीवाल अपने साथी विधायकों और मंत्रियों के साथ वहीं रेल भवन के लॉन पर बैठ गए और अब उन्होंने वहीं से लोगों को अपने साथ शामिल होने के लिए आह्वान किया। अभी तक इसे एक टोकन प्रोटेस्ट माना जा रहा था। इस प्रोटेस्ट को इतना बड़ा होने की उम्मीद नहीं थी। आफ्टर ऑल अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और वो एक संवैधानिक पद पर थे। उनसे सरकार चलाने की उम्मीद थी। उनसे किसी दूसरे सरकार के खिलाफ सड़कों पर बैठने की उम्मीद नहीं थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उनके इस प्रोटेस्ट ने भारत के 64वें गणतंत्र दिवस की तैयारियों को भी खतरे में डाल दिया था, जो महज 500 मीटर की दूरी पर हो रही थी। इस बीच रेल भवन के बाहर अरविंद केजरीवाल ने एक इंडेफिनेट प्रोटेस्ट की घोषणा की। उनकी ये मांग थी कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली राज्य की अधीन किया जाए। अचानक टोकन प्रोटेस्ट के इंडेफिनेट प्रोटेस्ट हो जाने से लोगों की भौहें तन गई। इसी के बाबत एक आप नेता ने कहा, यह सब अचानक हुआ है और यह बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था। हमारे खुद के नेताओं के बीच चर्चा ये थी कि यह केवल सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होगा और मैं नहीं जानता कि आपने अरविंद का भाषण सुना भी है या नहीं। इस आम आदमी पार्टी के लीडर ने अपनी पहचान छुपाने की बात कही। जिस भाषण की बात ये लीडर कह रहा था उसमें अरविंद केजरीवाल ने कुछ ये कहा, मेरी आत्मा नहीं मानी, मुझे अंदर से आवाज आई, मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर पर खड़े होकर अरविंद केजरीवाल ने हिंदी में भाषण देते हुए कहा, कुछ कहते हैं कि मैं एक अराजक हूं, मैं अराजकता फैला रहा हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं एक अराजक हूं और मैं अराजकता फैला रहा हूं। देखा जाए तो दिल्ली के हर घर में अनुशासनहीनता है, क्योंकि इस शहर में इतनी महंगाई है, महिलाएं छेड़ी जा रही हैं। मैं यहां होम मिनिस्टर के घर में अराजकता फैलाने आया हूं। हम चाहते हैं कि जिस तरह हर दिल्ली वासी के घर में अराजकता है, वो अराजकता होम मिनिस्ट्री में फैले। अपने इस भाषण में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को छुट्टी लेकर सीधे रूप से अपने साथ प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए कहा। मैं आपसे वादा करता हूं, यदि कमिश्नर इसके कारण आपको परेशान करता है तो मैं उससे निपट लूंगा। मैं उसके साथ भी संघर्ष करूंगा।
इसके शब्दों के साथ अरविंद केजरीवाल अपने 2000 समर्थकों के साथ स्थानीय प्रशासन के दिल में लंबे समय तक खुद को तैयार कर रहे थे, जबकि दिल्ली शहर को मालूम भी नहीं था कि आखिर उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। इधर पीएमओ, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के बीच इस बदलती हुई सिचुएशन को कैसे टैकल करें, उस पर विचार होने लगा। हम फर्मली खड़े हैं, इससे कोई फायदा नहीं है, बल्कि इससे उन्हीं को नुकसान होगा। हमने अन्ना हजारे के आंदोलन में अपना सबक सीखा है और हम कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले। स्थानीय प्रशासन ने यह साफ कह दिया था कि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेगा। ट्रेडिशनली एजिटेशन की राजनीति तभी काम करती है जब एक सरकार में बदलाव लाने के लिए एक बाहरी तौर से प्रदर्शन हो या कोई बाहरी आकर प्रोटेस्ट करे। जेडब्ल्यू बोवर्स और डीजे ओक्स के अकॉर्डिंग अशांति यानी एजिटेशन को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। पहला, सोशल चेंजेस के लिए लॉन्ग टर्म एडवोकेसी हो, यानी बदलाव के लिए लंबा धारणा प्रदर्शन हो, और दूसरा जिसमें स्टाइल ऑफ परसुएशन होने के साथ एक इमोशनल आर्गुमेंट हो। 1980 की किताब द हेरोटिक ऑफ एजिटेशन एंड कंट्रोल में बताया गया कि एजिटेशन यानी अशांति तब होती है जब नॉर्मल डिसीजन मेकिंग एस्टेब्लिशमेंट के बाहर का आदमी सोशल चेंज के बारे में बात करे और एस्टेब्लिशमेंट यानी सरकार उसे किसी न किसी तरह से रोकने की कोशिश करे। ये सब चीजें अरविंद केजरीवाल की राजनीति ब्रांड के साथ लगभग बिल्कुल मेल खाती है। वो एक आउटसाइडर हैं जिन्होंने बस रूलिंग सिस्टम में कदम रखा है और उनके अंदर प्रोटेस्ट करने की भावना भी है। अरविंद केजरीवाल के अंदर इच्छा है कि दिल्ली पुलिस लोगों के प्रति जिम्मेदार बने और इसके लिए दिल्ली पुलिस की कमान दिल्ली सरकार के हाथों में होनी चाहिए, भले ही इसे करने के लिए उन्हें केंद्र सरकार से पंगा लेना क्यों ना पड़े, यानी रेजिस्टेंस ही क्यों ना करना पड़े। इन सब चीजों के लिए लेटर लिखना नहीं बल्कि दूसरे टैक्टिक्स की जरूरत है और इसके लिए सड़कों पर उतरना ही एक उपाय है जिससे बदलाव लाया जा सकता है। और यही चीजें अरविंद केजरीवाल में हैं, यही चीज उन्हें डिसरप्टर बनाती हैं। देखा जाए तो डिसरप्शन आजकल का ट्रेंड सा लगता है, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल से उनके डिसरप्टिव पॉलिटिक्स राजनीति के बारे में सवाल किया जाता है तो वापस राजनीतिक काउंटर क्वेश्चन के साथ जवाब देते हुए कहते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप डिसरप्शन किसे कहते हैं और हम जो कर रहे हैं वो बस नॉर्मल पॉलिटिक्स है और असली डिसरप्टिव पॉलिटिक्स तो कांग्रेस और भाजपा कर रही है। अगर आप कोयला ब्लॉक को मुफ्त में किन्हीं चुनिंदा लोगों को अलॉट करते हैं तो क्या ये डिसरप्टिव पॉलिटिक्स नहीं है? या इस पर जंतर मंतर में किए गए प्रोटेस्ट को डिसरप्टिव पॉलिटिक्स माना जाएगा? डिसरप्शन क्या है? 2G स्पेक्ट्रम को मुफ्त में देना या इसके खिलाफ प्रदर्शन करना और अनशन पर जाना वो डिसरप्शन है? किसी भी चीज को लेकर अरविंद केजरीवाल का स्टैंड किसी पीड़ित की तरह है। वो मार्जिनलाइज्ड और वॉइसलेस की भाषा बोलते हैं, लेकिन क्या उनका लिया गया स्टैंड काम करेगा? क्या उनकी बात मानी जाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। आगे के एपिसोड में जानें कि किस तरह अरविंद केजरीवाल ने इंडिया की पॉलिटिक्स को बदली।